फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल तक हमने पढ़ लिया था अपना, क्या बोलते हैं, अपना केडी कामनाथ वाला केस तक हम कल देख चुके थे, यानी कि सारे सारे इसेंशियल जो फीचर्स थे, पांचों के पांचों इसेंशियल फीचर हम कल डिस्कस कर चुके थे अपने, ठीक है नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कल का कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, जिससे हमको रिमेम्बरिंग रहे इस चीज की। सबसे पहले हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। जब एक बंदा बिजनेस चलाता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। एक बंदा बिजनेस चलाएगा तो उसकी कुछ लिमिटेशन होगी। पहली लिमिटेशन होगी कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही ला सकता है, क्योंकि एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल भी एक लिमिट ही रहेगी। एक जो मीडियम क्लास जो फैमिली होती है उसके पास मैक्सिमम 2 करोड़ तक के आसपास की कैपिटल निकलती है, वो मैक्सिमम 2 करोड़ के आसपास तक रहती है एक मीडियम मध्य वर्गीय परिवार के पास। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब लिमिटेड कैपिटल होगी तो स्कोप भी कम ही रहेगा। अब भाई देखो, अगर तुम्हारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो तुम उस केस में अपना एक्सपांड नहीं कर पाओगे बिजनेस। मान लो जेठालाल है, जेठालाल के पास क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है, तो एक वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर ब्रांच खोलना चाहे तो नहीं खोल पाएगा क्योंकि उसके पास कैपिटल ही कम है। तो ये दो समस्या थी, एक तो लिमिटेड स्कोप राइजिंग कैपिटल था और इसी वजह से साइज भी कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता था सोल प्रोप्राइटरशिप का। इन दोनों समस्या को सॉल्व करने के लिए बना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पर्पस क्या था कि क्योंकि कैपिटल ज्यादा चाहिए एक्सपांड करने के लिए, तो दो या दो से ज्यादा बंदे आए बिजनेस करें, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उन्हें शेयर कर ले और आगे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर सके, बिजनेस को अपने बढ़ा सके। इसलिए पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बनी है, क्योंकि जब तक कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं आएगी तब तक साइज एंड स्कोप भी नहीं बढ़ पाएगा, सीधी सी बात है। इन दोनों समस्या का समाधान करा पार्टनरशिप ने। लेकिन अभी दो समस्या और थी सोल प्रोवाइडरशिप की। एक तो वहाँ परपेचुअल सक्सेशन नहीं थी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सोल प्रोवाइडर जब सोल मेंबर की जब डेथ हो जाती थी तो उसके बाद बिजनेस चलाने वाला कोई नहीं रहता था। मान लो जेठालाल है, कल के दिन को बाई चांस अनफॉर्चुनेटली जेठालाल नहीं रहा, तो जरूरी नहीं है कि टिपेन चलाए, टिपेन पढ़ाए ना चलाए। इसलिए कह रहा है कि सोल प्रोवाइडरशिप में ये कंपलसरी नहीं होता कि चलाएगा। और दूसरी उसकी लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का एग्जांपल मैं दे चुका था। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल एसेट है 50 लाख रुपए के और टोटल लाइबिलिटी है 80 लाख की। तो जो 30 लाख की लाइबिलिटी बच गई, जो अनरिकवरेबल लाइबिलिटी है, जो उसके एसेट से रिकवर नहीं हुई, वो जेठालाल को अपनी पर्सनल घर, पर्सनल एसेट को बेच कर देनी पड़ेगी। तो ये दो समस्या बच गई थी। इन्हें समस्या का सॉल्व करा एलएलपी ने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इससे अगले एक्ट हम जब पढ़ेंगे वो एलएलपी एक्ट पढ़ेंगे। इन दोनों समस्या का समाधान एलएलपी ने करा। एलएलपी में क्योंकि ये परपेचुअल सक्सेशन का फीचर भी आ जाता है, यानी कि एक पार्टनर के जाने से एलएलपी बंद नहीं होती। और दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर भी आ जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर आ जाता है, सॉरी अनलिमिटेड बोला, लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर आ जाता है। क्या मतलब, अगर ये एलएलपी होती 50 लाख के एसेट थे और 80 लाख की लाइबिलिटी थी तो सिर्फ 50 लाख तक पेमेंट करते। 30 लाख के लिए पार्टनर का घर नहीं जाएगा, पार्टनर की पर्सनल एसेट नहीं जाएंगी एलएलपी के केस में। उसके बाद हमने देखा था ये राजू भाई वाला 25 दिन में पैसा डबल वाला एग्जांपल देखा था कि राजू भाई थे एक पार्टी और एक थे राजपाल यादव। दो दो पर्सन होना चाहिए पार्टनरशिप में, दो पर्सन थे। एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं समझ लो एग्रीमेंट भी था। तीसरी बात, शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात थी फ्यूचर में, हाँ थी। क्या क्या इन्होंने राजू भाई, इन्होंने क्या बोलते हैं, राजपाल भाई ने कहा था जैसे मेरे दुगना आएगा मैं पैसा अपना लेके चला जाऊंगा, 25 दिन में पैसा लेके जाऊंगा राजू भाई, ऐसा कहा था ना इन्होंने। तो क्योंकि पैसा फ्यूचर शेयरिंग की बात थी, कैपिटल भी डाली थी, और तीसरी बात क्या बोलते हैं, अपना एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं था। बस एक चीज की मिसिंग थी, वो था बिजनेस पर्पस। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पर्पस नहीं था, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्होंने करा था, इसलिए इसे हम पार्टनरशिप नहीं मानते। अगर ये बिजनेस पर्पज से होता तो पार्टनरशिप माना जाता। तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय राजू भाई एंड राजपाल यादव इज अमाउंट ऑफ टू पार्टनरशिप बिकम इज नो अमाउंट टू पार्टनरशिप। ये जो कैपिटल उन्होंने डाल रहे, जो पैसा उन्होंने डाला, इसमें पार्टनरशिप नहीं बनेंगे, क्योंकि एक इसेंशियल एलिमेंट यहाँ मिसिंग है, दैट इज बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस यहाँ नहीं है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था, सेक्शन 4 बताता है पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो या दो से ज्यादा बंदे किसी बिजनेस पर्पस के लिए एक साथ आते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर में करे गए प्रॉफिट को आपस में बांटना, उस केस में उसे कहेंगे, उस अरेंजमेंट को कहेंगे पार्टनरशिप। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि जब हम सिंगल बंदे को आवाज मारेंगे, कहेंगे कालू, कालू पार्टनर इधर आओ। जब सिंगल बंदे को हम बुलाते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनर। लेकिन जब हम सारे के सारे बंदों को एक साथ बुलाएंगे तो हम कहेंगे पूरी की पूरी फर्म है कि फर्म इधर आओ। जब किसी एक सिंगल पार्ट बंदे को बुलाएंगे तो उसे कहेंगे कालू पार्टनर इधर आओ। जैसे कालू का नाम है, मान लो उसका नाम कालू है, तो हमने कहा था कालू पार्टनर इधर आओ, तो सिंगल बंदा आएगा तो उसे कहेंगे पार्टनर। लेकिन जब पांचों के पांचों बंदों को इन्हें बुलाएंगे तो उसे कहेंगे फर्म, ठीक। और एक चीज, और जिस नाम से ये चला रहे होंगे उसे कहेंगे फर्म नेम। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर किंग, शायद मैंने कल एक सॉफ्टवेयर किंग एग्जांपल लिया था। मान लीजिए आज सॉफ्टवेयर किंग है, तो जिस नाम से चला रहे हैं, मान लो सॉफ्टवेयर किंग के नाम से चला रहे हैं,
तो जो फर्म को जिस नाम से बुलाया जाएगा उसमें सॉफ्टवेयर किंग, जो बंदा जैसे मैं हूँ, मैं गया इनके पास, मैंने कहा एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना कर दो मुझे कि मैं मुंह से बोलूँ कि इतने की परचेज हो, इतने की सेल हो, और वो मेरे बोलने से ही एंट्री अपने आप ही कर दे, ऑटो एंट्री कर दे। तो मैंने किसके साथ एग्रीमेंट करा कि कालू के साथ कराना? नहीं, मैं कालू के साथ करूंगा, नहीं पीलू के, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करूंगा, मैं एग्रीमेंट करूंगा तो फर्म के साथ, यानी कि फर्म के नेम पे जो मेरे एग्रीमेंट होगा उसमें सॉफ्टवेयर किंग लिखा हुआ आएगा, ना कि कालू वालू, कोई नेम नहीं आएगा। कुछ एसेंशियल एलिमेंट है जरूर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। अगर एक बंदा हो गया तो सोल प्रोवाइडर हो गया। दिक्कत तो वही थी ना कि एक बंदे से के पास कैपिटल कम थी, उस दिक्कत को हम सोल्व करने के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, फिर से हम वही चीज करते हैं कि एक बंदा भी बना सकता है, फायदा क्या रहेगा? तो दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, चाहे लिखित हो या ओरल हो, चाहे वेदर रिटर्न और ओरल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, आज के टाइम में अगर आप ओरल बनाओगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत क्या? आपको प्रूव करने में दिक्कत आएगी, रिटर्न में आपको प्रूव करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। तीसरा है बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, जो राजू भाई के केस में बिजनेस पर्पस नहीं था। चौथा है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, यहाँ पे एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट था, बराबर था, 25 दिन में जब पैसा डबल आएगा दोनों कहते हैं कि हम शेयर करेंगे। उसके बाद है हमारा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिव फॉलो, इसका मैं एग्जांपल दे चुका था, शायद देखो पीपीटी से मिस तो नहीं हुआ, हाँ ये रहा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, किधर गया भाई इसका एग्जांपल? सबसे लास्ट में शायद। चलिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीन पार्टनर है। तो उसमें जो ए है वो तो है आई एम से पढ़ा हुआ, मतलब क्या बोलते हैं सब, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। और जो बी और सी है वे इंजीनियर है, आईआईटी से क्वालिफाइड है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दो दो दोस्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक मान लो एक बंदा है वो आईआईएम है। तो जो दो दोस्त है सॉफ्टवेयर वाले भी कह रहे हैं आईआईएम वाले से कि देखो तुम्हें मैनेजमेंट की हमसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि तुमने आईआईएम से मैनेजमेंट कर पढ़ा है। तो इसलिए जो बिजनेस का वो होगा डे टू डे मैनेजमेंट, वो आप ही करोगे, सब काम आप ही करोगे। हमारा काम सिर्फ इतना रहेगा कि हम बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो क्या ऐसा कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, लोन ने छूट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा भी सबके बिहाफ में कर सकता है, लेकिन एक बात समझो, अगर एक बंदा सबके बिहाफ में करेगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा सबके बिहाफ में करेगा तो उस केस में अगर उस बंदे से कोई गलती हुई तो उसके लिए सब लायबल होंगे, क्योंकि यहाँ हर एक बंदा खुद का प्रिंसिपल होता है और दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। हर पार्टनर खुद का प्रिंसिपल होता है, खुद का प्रिंसिपल होना मतलब वो खुद कुछ गड़बड़ करेगा तो खुद भुगतेगा। लेकिन जो बचे हुए पार्टनर है उनका भी एजेंट होता है, तो जो कर मान लो वो गड़बड़ कर रहा है तो बचे हुए पार्टनर भी भुगतेंगे उसका। जैसे कालू भाई है, कालू भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी तो कालू भाई खुद के प्रिंसिपल हो, खुद के प्रिंसिपल होने का मतलब यह है कि कालू भाई ने गड़बड़ करी तो कालू भाई भुगतेंगे। लेकिन जो बचे हुए चार मेंबर हैं उनके कालू भाई एजेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि तुम हमारे बिहार में बिजनेस चला लो, तो भाई उनके एजेंट। अब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जो एजेंट होते हैं, एजेंट में जो भी एजेंट गलती करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। तो इसलिए क्योंकि कालू की गलती है तो बच्चों है जो चार पार्टनर है वो एक प्रिंसिपल की कैपेसिटी में आ जाते हैं और वही उन्हें भुगतना पड़ता है। डिटेल में पढ़ लेंगे कि देखो पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, कम से कम दो बंदे होने चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट में नहीं है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। कंपनीज एक्ट में एक मैक्सिमम लिमिट है 50 पार्टनर की, ध्यान रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है सेक्शन 464 के अंदर। उसके बाद में पढ़ते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे रिटर्न हो या ओरल हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद बिजनेस पर्पस होना चाहिए, बिजनेस के अंदर ट्रेड भी आ जाता है, ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड कमोडिटीज, गुड एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस नहीं, सॉरी गुड्स ही मान लीजिए आप। ऑक्यूपेशन यानी कि जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ये ऑक्यूपेशन होते हैं, तो दो प्लम्बर ने आकर अपनी एक पार्टनरशिप बना ली, दो इलेक्ट्रिशियन ने आकर अपनी पार्टनरशिप बना ली, ऐसा बना सकते हैं। प्रोफेशनल सी एस में लॉयर, ये सब जो होते हैं ये प्रोफेशनल में आ जाते हैं, दो सीएस ने आकर अपनी पार्टनरशिप बना ली, इस तरीके से मान लीजिए आप, ये सब ठीक है ना। उसके बाद इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, वो इनका सेकेंडली इन द मोटिव ऑफ बिजनेस, देखो सबसे पहले बिजनेस होना चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बिजनेस को क्या बोलते हैं सब ना, प्रॉफिट इंटेंशन है कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट आएगा, आप प्रॉफिट कमा के आपस में बांटेंगे, इंटेंशन होनी कंपलसरी है। तीसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट का पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे रिटर्न हो या ओरल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो प्रॉफिट आएगा उसे हम किस रेशियो में बांटेंगे। वो कैपिटल रेशियो भी हो सकता है, वो इक्वल रेशियो भी हो सकता है, और कोई और रेशियो भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी फाउंडेशन के अकाउंट में पढ़ते हो पार्टनरशिप एक्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर वगैरह, उसमें आप पढ़ते हो कि जो अगर रेशियो डीड के अंदर कोई रेशियो नहीं दे रखा तो उसे इक्वल रेशियो ही बांट दिया करते हैं प्रॉफिट को। उसके बाद ठीक है, नहीं सब हम पढ़ चुके। और एक और था कि हमारे बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, क्यों? अगर मानो हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है, एग्जाम्पल इसका मैं दे चुका था, मानो हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं, मैं नारियल पानी बेच रहा, 20 नारियल पानी मेरे सामने रखे, मैं बेच रहा, मैं नारियल पानी चाहता और एकदम काट के दे देता, ये लो गिरा कस्टमर को, एक बंदा आया
एक बंदा मेरे थोड़ा आगे खड़ा हो गया, वो भी अब जो नारियल पानी रखे थे उन्हें बेचना चालू कर दिया। मुझे लगा कि ये शायद सीखना चाह रहा है, ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, वो भी चुप मैं भी चुप। मुझे लगा कि सीखना चाह रहा है, वो बेच रहा था। जैसे 20 के 20 नारियल बिके, वो 50% मांगने चला। 10 उसने बेचे, 10 मैंने। वो कह रहा कि मेरा आधा हिस्सा निकालो। मैं कह रहा कौन हो भाई आप? तो वो कह रहा है ऐसा ना करो, देखो आपके सामने मैंने बेची, मैंने मेहनत करी, धूप में खड़ा रहा। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे लगा कि आप सीखना चाह रहे हो, कल के दिन को आप भी अपना नारियल पानी की शॉप खोलना चाह रहे हो, मैं तो ये सोच रहा था। मैंने क्या आपसे कहा था कि मैं शेयर प्रॉफिट करूंगा? जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप कैसे कर रहे हो? पार्टनर नहीं मान जाओगे आप? जाओ, नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है ना? और हमने एक एग्जाम्पल ये पढ़ लिया था कि जो को जो क्या बोलते हैं अपना रेंट पे जो देते हैं लैंड वगैरह, वो सब उसके अंदर नहीं आता पार्टनरशिप में, क्योंकि उस एक्टिव बिजनेस के अंदर नहीं माना जाता। अगर कॉटन दो एक्स वाई दो बंदे हैं, कॉटन लेने गए, कॉटन ला के बेचा, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पर कर रहे हैं काम, तो उसको बिजनेस के अंदर मान लिया जाएगा। लास्ट हमने पढ़ा था बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फुली, हम पढ़ चुके हैं कि चाहे सारे पार्टनर करें, चाहे एक पार्टनर को ही बाकी पार्टनर कह सकते हैं कि हमारे बिहाफ में तुम बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप इसकी परमिशन देता है। लेकिन अगर आप किसी बंदे को कह रहे हैं कि हमारे बिहाफ में तुम बिजनेस करो, तो जो बंदा वो करेगा काम, अगर उसने अच्छे काम करे तो उसके लिए आपको फायदा, लेकिन अगर वो गलत काम करेगा, कुछ गलती करेगा, तो उसके लिए आपको भी जिम्मेदार माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनता है, यहाँ पे हर एक बंदा, हर एक पार्टनर खुद का प्रिंसिपल होता है, हर बचे हुए पार्टनर का एजेंट होता है पार्टनरशिप के अंदर। तो जिसको आपने बनाया है वो आपका एजेंट है, और एजेंट एजेंसी में हम पढ़ेंगे कि जब एजेंट का जो गलती करता है एजेंट, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। एक ट्रू टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है। ट्रू टेस्ट हम आज पढ़ लेंगे। केडी कारनाथ वाला हम केस पढ़ चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप पढ़ते हैं अपना ट्रू टेस्ट। यहां से करते हैं हम आज अपना स्टार्ट। देखो ट्रू टेस्ट क्या, जिंदगी में आपको कई सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो आप? पहले आपका 10th था, वो एक टेस्ट था। उसके बाद 12th आपका एक कहीं ना कहीं टेस्ट था। उसके बाद अब फाउंडेशन आपका एक टेस्ट ही है। तो जिंदगी में हमको कहीं ना कहीं कई सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। कई बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम ठीक हैं, हम सही हैं, हम जेन्युइन हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप को भी एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप ठीक है, पार्टनरशिप अच्छी है, उसके लिए उसे भी एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। उसे तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं ये बताने के लिए कि हाँ वो एक अच्छी पार्टनरशिप है। कोई भी पार्टनरशिप अच्छी पार्टनरशिप जब कहलाएगी, जब वो तीन इम्तिहान से गुजरेगी। जैसे हम किसी ना किसी को अच्छा प्रूव करने के लिए, किसी ना किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए किसी ना किसी एक उसके इम्तिहान से गुजर जाते हैं, इसी तरीके से एक पार्टनरशिप को भी तीन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। क्या है तीन इम्तिहान? उन उस पार्टनरशिप में सारे पर्सन के जितने भी पर्सन है, यानी कि जितने पार्टनर है, उनके बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। किसी भी अच्छी पार्टनरशिप का पहला इम्तिहान ये है कि उसके पार्टनर जो भी है उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा इम्तिहान है कि उनके बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात होनी चाहिए, शेयर ऑफ लॉस की हो या ना हो। ठीक। और तीसरा इम्तिहान है कि वे सारे पर्सन या तो एक्ट करें, बिजनेस सारे पर्सन कर रहे हैं, या फिर एक भी उनके बिहाफ में कर सकता है। ये तीन इम्तिहान से अगर कोई पार्टनरशिप इन तीन इम्तिहान को, इन तीन कसौटियों को पार कर जाती है, तो वो अच्छी पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर कोई इन तीन कसौटियों को, तीन इम्तिहान को पार नहीं कर पाती, तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप नहीं है। ये तीन मेजर टेस्ट है, ट्रू टेस्ट है, ट्रू। तो ये तीन ट्रू टेस्ट है जिनसे ये पता चलता है कि कोई पार्टनरशिप अच्छी है या बेकार है। चलिए पढ़ते हैं। द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 6 की बात ये करता है। ठीक। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, ये कह रहा है ये जो तीन इम्तिहान की कसौटियां हैं, अगर कोई इन कसौटियों को पे खड़ा उतर गया, यानी कि इन जो पैरामीटर्स है थ्री, इन पैरामीटर्स को कोई फुलफिल कर जाता है, तो पता चल जाता है कि वो पार्टनरशिप है। और इन पैरामीटर्स को कोई अगर फुलफिल नहीं कर पाता, तो हम समझ जाते हैं पार्टनरशिप नहीं है। और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, और क्या वो बंदा पार्टनर है या नहीं, मतलब पूरी की पूरी फर्म पार्टनरशिप है या नहीं, ये भी तो पता चल जाता है। साथ में यही पता चल जाता है कि वो बंदा पार्टनर है या नहीं। कोई किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में भी इससे पता चल जाता है। ये तीन इम्तिहान पूरे कर देता है, जो अगर सही हो गया तो जो अच्छा पार्टनर या अच्छी फर्म माना जाएगा, वरना उसे फर्म नहीं मानते या उस बंदे को पार्टनर नहीं मानते, अगर वो तीन कसौटी है, इन कसौटी को फुलफिल ना करे। इन पैरामीटर्स को अगर फुलफिल कर देता है तो ठीक है, वरना नहीं है। वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर, कि फर्म फर्म पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, और पर्सन पार्टनर है या नहीं, ये जांचने के लिए ये तीन पैरामीटर जो दिए गए हैं, इन्हें फुलफिल करना पड़ता है। क्या पैरामीटर? सारे के सारे पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है तो वो फर्म है, या जितने भी पार्टनर है अगर उनमें से किसी के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, और एग्रीमेंट है तो पार्टनर कहलाएगा।
दूसरी कसौटी है कि जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट है उनकी शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक। और तीसरी जो फाइनल कसौटी है कि बिजनेस पर्पज से होना चाहिए, और उसके बाद सारे के सारे, या तो सारे के सारे बिजनेस मैनेज करें या कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ में मैनेज कर सकता है। ये हमने ऊपर पढ़ का है चीजें, बस ये बता रहा है कि ये जो आपने पढ़ी ना ऊपर चीजें, उनमें से आप ये तीन चीज चेक कर लेना। अगर ये तीन चीज सही हुई तो आप उस चीज को कह देंगे बिजनेस, उस चीज को कहेंगे, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस बोला, उस चीज को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो ये तीन कसौटियों को फुलफिल करना पड़ेगा। हैज रियल रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर पार्टीज, पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशन है ये पता चलेगा ये तीन टेस्ट करके। अगर ये तीन टेस्ट सक्सेसफुल हो गए तो उनके बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है, और अगर तीनों के तीनों टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुए तो उनके बीच में कोई पार्टनरशिप का रिलेशनशिप नहीं है। ये क्या खुल गया भाई। ठीक। चलिए देखते हैं एक एक टेस्ट को डिटेल में। सबसे पहला एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है बता चुके ऑलरेडी, हम एग्रीमेंट ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें फिर ये चीजें दोबारा कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। सबने ऊपर पढ़ लिया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्या बनती है, नॉट बाय स्टैट्यू। ठीक है ना। तो क्यों, ये नहीं कि सिर्फ ऐसा लो ने कहा पार्टनरशिप बना लो तो बना लो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए पहले एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। दो या दो से ज्यादा बंदे आएंगे, एक साथ एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि हम ये हैं, हम इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, इतना हमारा पीएसआर होगा, और इतना इतना हम क्या बोलते हैं अपना आने वाले टाइम में अगर विड्रॉल करना है कुछ पार्टनरशिप से तो इतना कर सकते हैं, अगर किसी नए बंदे को लाना है तो ला सकते हैं या नहीं, अगर ला सकते हैं तो कितने बंदों की परमिशन लगेगी, ऐसा सब चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो सब चीज किस डिटेल में होती है, एग्रीमेंट के अंदर होती है। आइए एक बार एग्रीमेंट देख ही लिया जाए। देखो ये रही पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को ही कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एक बार देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड है क्या। दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड एट दिल्ली। ये जो डीड बनी है दिल्ली के अंदर बनी है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कहाँ बनी है। यहाँ दिल्ली लिखा है, यहाँ आप अपने आपका जो स्टेट होगा या आपकी जो यूटी होगी, अपने स्टेट या यूटी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ऑन 20th डे ऑफ अप्रैल 2016। तो आप डेट पहले लिखोगे प्लेस, फिर लिखोगे डेट। बिटवीन किस किस के, देखो दो, कम से कम मिनिमम दो, तो मिनिमम तो दो बंदे हैं, मैक्सिमम आप 50 तक ले जा सकते हो, ऐसा कंपनी एक्ट बोलता है, लेकिन मिनिमम आपको दो बंदे रखने पड़ेंगे। तो मिस्टर एक्स 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 सन ऑफ एस एच एक्स एक्स। ठीक है ना। तो कोई रैंडम नाम है, ये एग्रीमेंट पक्का तो नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए तौर पे बना है कैसे है। तो पहले बंदे का नाम, सन ऑफ उनके फादर का नाम, जो पहला पढ़ता है पर्सन बना जाए। एज अबाउट, उस कितने साल का बंदा है, एज लिखनी पड़ेगी उस बंदे की, और किस जगह बंदा रहता है। फर्स्ट पार्टनर कहलाएगा वो जिसका नाम पहले लिखा होगा। बचेगा सेकंड। कम से कम दो पार्टनर चाहिए तो कम से कम सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पार्टनर तो होंगे ही। मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बंदे को भी सेम डिटेल देनी पड़ेगी। वेयर एज द पार्टीज हेयर टू हैव म्यूचुअली डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो ये बिजनेस, देखो बिजनेस होना जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप ही नहीं चल पाएगी। तो ये ने कहा कि हम ये यहाँ पे दोनों के दोनों बंदे म्यूचुअली ये डिसाइड करा है, दोनों दोनों बंदों ने डिसाइड करा है कि वे अब बिजनेस करेंगे। किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का, ट्रेडिंग का, एंड सेलिंग ऑन ई मार्केटिंग ऑफ फुटवियर्स, जूते बनाने बेचने का काम ये करेंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी करेंगे साथ में, कंप्यूटर एक्सेसरीज भी करेंगे, और मोब एक्सेसरीज भी करेंगे। तो काफी वर्सटाइल चीज करने जा रहे हैं। अच्छे मतलब बंदे काफी क्रिएटिव हैं कि बोले जूते भी हम बनाएंगे, ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल नकली ज्वेलरीज आती है, एक तो मतलब गोल्ड उसकी होती है, एक आती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सबको पता होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाएंगे। कंप्यूटर एक्सेसरी मतलब कंप्यूटर का माउस पीसी वगैरह ये सब बनाएंगे। तो काफी वर्सटाइल पार्टनरशिप सोची है। एंड डिफरेंट कैटेगरीज और अदर बिजनेस पार्टनरशिप ऑन सच आर टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अपेयरिंग हेयर आफ्टर। तो वही कह रहा है कि अगर कोई और चीज करना चाहेंगे तो हम पार्टनरशिप को अल्टर कर सकते हैं। ये कह रहा है ये तो हम अभी बना रहे हैं, मान लो आगे को जाके हमारे मन में आई नहीं चीज की, नहीं नहीं बहुत हो गया, अब भाई और एक्सपांड करेंगे, दोनों मिल गए तबाही मचाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब ये हो गया, अब हम फोन मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, अपना खुद का फोन बनाएंगे। तो क्या बना सकते हैं, हाँ पार्टनरशिप में अल्टर करेंगे, पार्टनरशिप में लिख देंगे कि हम फोन भी बना सकते हैं, तो बना लेंगे। हाउ दिस डीड विटनेस एज अंडर that the business of partnership shall be carried on under the name। अब देखो नेम ऑफ, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का नेम होगा, तो यहाँ नेम लिखेंगे, ये लिख देंगे फूड किंग, फूड नहीं सॉरी फूड किंग, फूड बोला हूँ, सॉरी फॉर डैट, फूड किंग, या कहेंगे वर्सटाइल, कुछ भी लिख देंगे अपना, कोई एक पार्टनरशिप का नेम होगा। नेम क्यों देना जरूरी है, क्योंकि जो बाहर के बंदे आएंगे वो इनसे जब एग्रीमेंट करेंगे तो वो अभी तो एक दो पार्टनर है, एक दो पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, नाम लिख देंगे। मान लो 50 पार्टनर हो तो 50 के नाम नहीं लिख पाएंगे,
इसलिए सीधा फर्म का नाम लिख देते हैं जब भी कोई एग्रीमेंट होता है। तो इसलिए एक नाम होना जरूरी है। कोई भी बंदा अगर हुआ है उसका एक नाम होता है, इसलिए अगर फर्म भी है तो उसका भी एक नाम है। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप भी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है तो उसका भी नाम था। हमने देखा था गरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक नाम है, नहीं है? तो जो भी एग्रीमेंट होते थे, चेक होते थे, वे गरा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे होंगे, जेठू के नाम पे नहीं। हाँ, जेठालाल चाहे तो कर ले अपने नाम पे, लेकिन गरा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक नाम है। अदर नेम एज में बी फाउंडेड इन सुटेबल, तो कोई सा भी नेम रख सकते हैं। दैट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शैल कैरी दैट, ये प्लेस, पहले नेम ऑफ द फर्म, क्या फर्म का क्या नाम है, दूसरा फर्म किस जगह है, ठीक। उसके बाद द दैट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शैल बी मैन्युफैक्चरिंग, दोबारा बता दी सब चीजें। उसके बाद दैट दिस पार्टनरशिप शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम, एक डेट देनी पड़ेगी कि ये पार्टनरशिप किस डेट से चालू करने वाले हो। मानो आज मैं पार्टनरशिप बना रहा हूँ, ठीक। आज अगर मैं कोई पार्टनरशिप बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज से ही चालू हो जाए। हो सकता है मैं चाहूँ कि आने वाले 1-2 साल, मैं सोच रहा हूँ कि हम पार्टनरशिप बना लेते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करेंगे तो 1-2 साल बाद से चालू करेंगे, तो कर सकते हैं बिल्कुल। वही कह रहा है। नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएंगे सारे खर्चे बर्चों को निकालने के बाद वो किस रेशो में बांटे जाएंगे वो सब लिखा जाएगा। देखो 50-50% का रेशो कर लिया था उन्होंने, क्या आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा, भाई भाई। लेकिन the loss, if any loss incurred of a capital suffer in any year shall also be appreciated in this above ratio। ये कह रहा है अगर लॉस भी हुआ तो लॉस भी आधा बांट लेंगे, प्रॉफिट भी हुआ प्रॉफिट भी। जरूरी है ऐसा होना? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बंदा कहे कि मैं लॉस सिर्फ मैं ही, वो मतलब वो खुद नहीं कहेगा। अगर मान लो उसने ज्यादा कैपिटल दी एक बंदे ने, मान लो एक बंदा दे रहा है 5,000, आप दे रहे हो 50,000, तो आपके क्या होगा, देख भाई जो प्रॉफिट होगा वो तो हम एक रेशियो में बांट लेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो सिर्फ तू भुगतेगा क्योंकि तुमने कैपिटल कम दी है मेरे मुकाबले काफी। तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं। द पार्टनर कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल ऑफ 10,000, दोनों दोनों पार्टनर ने 10,000 रुपए डाले हैं। फर्दर पार्टनर शैल कंट्रीब्यूट कैपिटल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड, और बाद में कोई कैपिटल लानी होगी ला सकते हैं, डाल दिया क्लोज ही, ठीक। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12% पर एनम का मिलेगा, इन्होंने अपनी डीड के अंदर ये चीज लिख दी। However, in the case of loss or lower income, otherwise the rate shall can be lower than 12%। जनरली 12 देंगे, लेकिन अगर लॉस हो गया या किसी साल बिजनेस की उतनी इनकम नहीं हो पाई, उस केस में रेट को घटा भी सकते हैं। तो ये भी ऐड कर दिया, जो डीड में ऐड होता है वही चीजें वैलिड हो जाती है पार्टनरशिप के केस में। दे बोथ आर द पार्टनर ऑफ वर्किंग पार्टनर, बोथ आर वर्किंग पार्टनर, मतलब दोनों के दोनों बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करेंगे कहीं ना कहीं। तो वर्किंग पार्टनर है तो सैलरी लेंगे। मान लो मैं किसी बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं सैलरी लूँ, तो दोनों के दोनों पार्टनर ने अपनी सैलरी डिसाइड करी, दोनों के एक बार नहीं, दोनों ने अलग अलग अमाउंट करा। देखो इसका ए लेगा 30,000 और बी लेगा 3 लाख। इससे क्या पता चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है जो बी बंदा है वो ज्यादा काम करता है पार्टनरशिप एज कम्पेयर टू ए। पहले बंदे पार्टनर के मुकाबले दूसरा वाला पार्टनर कहीं ना कहीं ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए वो उसका 10x सैलरी ले रहा है। भाई वो एक 30,000 ले, एक 30,000 ले रहा है तो एक 3 लाख ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा होगा, ज्यादा बेनिफिट कर रहा होगा, तो ये सब चीजें होती है। तो ऐसा एक पार्टनरशिप पूरी डीड बनती है, आप पढ़ लेना, मैंने ग्रुप पर डाल दिया था ये, डिटेल में पढ़ना है इसको आराम से। ऐसी एक डीड होती है। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा, जो मैंने आपको एग्रीमेंट दिखाया, एक ऐसा एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी कहेंगे किसी भी बिजनेस को कि ये पार्टनरशिप है। तो एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस, and in a particular the member of a HUF carrying on a family business as such, or Buddhist one Buddhist and wife carrying on a business as not a partnership। को समझो क्या होता है ये सब चीजें। एक HUF है, HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइड फैमिली। HUF जो बनती है ना, जैसे मान लो कोई हिंदू परिवार है, ये कोई बौद्ध परिवार है, वे चाहे तो अपना फैमिली बिजनेस बना देते हैं। तो उस फैमिली बिजनेस में क्या होता है, सीधा सक्सेशन होता है। सक्सेशन का मतलब ये है, मान लो आज एक बंदे ने बनाई, कल को बंदा ने रहा, उसका परिवार, उसके परिवार अगली फैमिली में पहुंच जाएगी, परसों को उसकी अगली फैमिली में पहुंच जाए, अगले उसमें पहुंच जाएगी जब अगला बंदा नहीं रहेगा। मान लो एक बंदा है, उसका बेटा हुआ बी, तो ए के बाद बी पे गई, बी का बेटा हुआ सी, तो बी के बाद सी पे गई, ऐसे मान के चल लो आप। HUF की जो पूरी कैलकुलेशन है वो आपको इनकम टैक्स में, पूरी जो HUF की वो होती है वो एक इनकम टैक्स में काम आती है। क्या होता है देखो समझो, इनकम टैक्स के अंदर कुछ छूट दी गई है कि अगर आप HUF हो तो आपको कुछ छूट मिलेगी। अब वो क्या छूट है वो आपको इंटरव्यू जाना पड़ेगा, इसके लिए फाउंडेशन अच्छे से पास करो। HUF में एक जो प्रिंसिपल में एक जो मेन मेंबर होता है उसे कहते हैं कर्ता।
कर्ता जो होता है वो मेन मेंबर होता है, जो सबसे एल्डर मेंबर होता है, एज में जो सबसे बड़ा होता है वो एचयूएफ का कर्ता कहलाता है। ठीक। कुछ होते हैं एचयूएफ के मेन मेंबर्स, अरे कुछ होते हैं को पार्टनर। क्या होता है मेन मेंबर, क्या होता है को पार्टनर, आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपको याद रखनी जरूरत नहीं क्योंकि आपके सिलेबस के पार नहीं। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने एचयूएफ बनाई, जो आने वाली जो जनरेशन होंगी मेरी, जो मेरी खुद की जनरेशन है, समझो मैं छोड़ो, कोई बंदा है एक्स, एक्स से कोई बंदा, एक्स के जो आगे को एक हुआ बेटा वाई और एक हुआ बेटी जेड, एक लड़का हुआ वाई एक लड़की हुई जेड, तो ये हो गए मेंबर्स, मेन एचयूएफ के मेन मेंबर्स। ठीक। अब एक्स के जो लड़का है भाई उसकी शादी होगी तो भाई की वाइफ आएगी, और जो उसकी बेटी जेड है उसका कोई हस्बैंड होगा, वो भी एचयूएफ में आएगा। तो जो बाहर से बंदे आए, जो मतलब सन की वाइफ आई और डॉटर के हस्बैंड आए, उन्हें कहेंगे को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब ये है कि वे उस परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब किसी ना किसी रिलेशनशिप की वजह से वो उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जो को पार्टनर होते हैं उनके जो राइट होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं एचयूएफ में, जो मेन पार्टनर मेन मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के, उनके मुकाबले कम होते हैं, अलग होते हैं। बहरहाल ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इंटर में जब जाओगे तो आपको ये कई बार पढ़नी पड़ेगी, स्पेशली इनकम टैक्स के अंदर आपको एचयूएफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया, अब आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप इतना समझिए अपने फाउंडेशन लेवल से कि एक हिंदू परिवार या एक बौद्ध परिवार चाहे तो अपनी एक एचयूएफ बना सकता है, एचयूएफ बना के उसे कुछ छूट मिल जाती है टैक्सेशन के अंदर। एचयूएफ एक बिजनेस की फॉर्म है जिसमें मान लो मैं हूं, मैं नहीं बोल, मान लो कोई एक भी बंदा है, उसके बाद उसका अगली जो जनरेशन आती है वे मेंबर ऑटोमेटिकली बनती जाती है, आप ये मान के चलो। और इसका डिटेल आप पढ़ना टैक्सेशन के अंदर इंटर में। तो अगर कोई एचयूएफ है तो क्या एचयूएफ को पार्टनरशिप मान लेंगे? नहीं, क्योंकि एचयूएफ में कॉन्टैक्ट नहीं बनता। एचयूएफ में क्या है कि मान लो मैं हूं, फिर मेरे पास एक जनरेशन आ गई, उसके बाद एक जनरेशन आ गई, तो जनरेशन वाइज चल रही है, उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता, कॉन्टैक्ट का एलिमेंट वहां मिसिंग रहता। इसलिए क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए एचयूएफ भी कभी पार्टनरशिप के अंदर नहीं आती। पार्टनरशिप अलग फॉर्म है, एचयूएफ अलग फॉर्म है, आप बस इतना समझिए। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है भाई, चाहे लॉस का हो या ना हो। दो बंदे अगर कॉमनली आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो क्या वे इसलिए आएंगे कि ना भाई प्रॉफिट ना कमाए, ये प्रॉफिट ना बांटे, तो इसलिए प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है, प्रॉफिट का बंटना भी जरूरी है। लेकिन अगर लॉस इनकर हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि लॉस सारे के सारे पार्टनर देंगे, कोई एक बंदा मना भी कर सकता है लॉस देने से। इसका हम एग्जांपल दे चुके थे अपने ऊपर के पार्ट में, कल के लेक्चर में। मेरे कहा वो बिल ले रही, ये रही देखो, इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका था कि देखो ये भी एग्जांपल दिया था कि एक आईआईएम वाला बंदा है तो दो आईआईटी वाले कह सकते हैं कि हाँ तुम बनाओ, तो ये तो हो गया था एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक मैं ये बता चुका था कि एबीसी पार्टनर है, बी और सी, ए और बी गए सी के पास, कहा हमको 50 लाख रुपए है, तो सी ने 50 लाख रुपए दिए, लेकिन सी ने कहा कि अगर प्रॉफिट होगा तो आ जाना और एक हिस्सा मुझे भी दे देना, लेकिन अगर लॉस हुआ तो मेरे पास नहीं आना। तो क्या ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पूरी की पूरी परमिशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट में। आपको सब लग रहा होगा कि हम पढ़ लिए रिपीटेड, लेकिन मैं क्या करूँ जब रिपीटेड है ही, पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट में चीजें रिपीटेड है लेकिन हमें पढ़नी पड़ेंगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी by a person having joint or a common interest in the property does not itself make a such person partner। क्या बोल दिया? मानो एक प्लॉट ऑफ लैंड था, उसमें कहा था कि आधी लैंड तेरी आधी लैंड मेरी, तो उस लैंड पे अगर जो रेंट आ रहा है तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं कहलाता, क्योंकि वो एक्टिव बिजनेस के अंदर नहीं होता। वही कह रहा है, ये भी कह रहा है कि उस चीज को ही कह रहा है। ये जो क्योंकि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या ग्रॉस रिटर्न है जो प्रॉपर्टी से आएगा, जो किसी एक लैंड से आ रहा है या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से आ रहा है, जो उसके ज्वाइंट हो रहा है उनके पास आ रहा है, उस केस में वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव बिजनेस नहीं माना जाता। हमने इसका एग्जांपल ऊपर देख चुके। ये रहा देखो, क्या गया, एक सेकेंड, ये रहा, को ओनर हु शेयर अमंग themselves the rent derived from the piece of land shall not become because it does not have any existing any business। कि अगर खाली जमीन पड़ी है और उसके दो हिस्सेदार है, तो जो उस जमीन पर रेंट आ रहा है, मान लो कोई बंदा आकर जमीन को यूज कर रहा है, उस पर रेंट आ रहा है, तो उस केस में जो रेंट का इनकम है वो पार्टनरशिप नहीं माना जाए। क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि वे दो बंदे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तो खाली जमीन पड़ी है, कोई बाहर का बंदा आकर उस पर बिजनेस कर रहा है ना, कोई बाहर का बंदा आकर उस पर कुछ चीज उगा रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो एग्रीकल्चर करेगा या कोई आकर बिजनेस करेगा। तो कोई बाहर का बंदा बिजनेस कर रहा है, वे दोनों बंदे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे दोनों बंदे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इनकम फिर आ रही है, तो उस केस में उनको पार्टनर नहीं कहा जाता। समझो यार, एक सेकंड समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ, समझो। ये एक जमीन है, ये एक लैंड का टुकड़ा है,
ठीक है ना, एक है इसमें ए एंड एक है इसमें बी, ये दो का हिस्सा है, अब आधा, इसे आधा ही समझ लेना। ठीक, वन वन है। एक बंदा है सी, सी गया ए और बी के पास, सी ने कहा देखो तुम्हारी जो जो प्रॉपर्टी है ये मुझे चाहिए, मुझे मतलब खरीदनी नहीं है, लेकिन मुझे इस पे 10 साल या 5 साल या 2 साल काम करना है कुछ, ठीक, मुझे यहाँ पे एक बिजनेस करना है टेम्परेरी नेचर का, तो मुझे आप ये 2 साल के लिए दे दीजिए, तो मैं आपको दूंगा 2 लाख रुपए। आप मुझे अगर 2 ईयर के देंगे तो मैं आपको दूंगा 2 लाख, मैं आपको 2 लाख दूंगा, मुझे 2 साल के लिए ये पीस ऑफ लैंड दीजिए। बी, ए और बी ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो 2 साल के लिए, हमें हमें वैसे इसकी वो भी नहीं, हम तो अपना अलग अलग हमारी, मैं जॉब करता हूँ, ये मैं ये कह रहा है मैं जॉब करता हूँ, ये जो मेरे भाई हैं भी, ये अपना और बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो हमें तो इस लैंड की वैसे भी खाली पड़ी रहती है, तो इससे अच्छा कुछ आई जाएगी इनकम, आप इसे ले लो 2 साल के लिए। दोनों ले ली, ठीक। तो क्या ए और बी ने इस लैंड पे कुछ काम करा, ये बताओ, ए और बी ने तो इस लैंड पे कुछ काम नहीं करा, इस लैंड पे आगे काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ना कि ए और बी। तो ए और बी अगर इस लैंड पे कोई काम ही नहीं कर रहा, तो ये कहेंगे ए और बी ने इस लैंड पे कोई बिजनेस करा, नहीं करेंगे, कहेंगे ना। और जब ए और बी ने बिजनेस नहीं करा और ए और बी के पास उसकी इनकम आ रही है, तो कैसे कहेंगे बिजनेस की इनकम है, नहीं कहेंगे। और जब हम इसे कहेंगे कि ये बिजनेस की ही इनकम नहीं है, तो यहाँ पार्टनरशिप कैसे बनी, क्योंकि पार्टनरशिप में तो बिजनेस होना चाहिए, और यहाँ पे तो ना ए बिजनेस कर रहा है ना बी बिजनेस कर रहा है, इसे कहेंगे लेंटिंग आउट ऑफ इट्स बैक एंड लैंड, कि अपनी खाली जगह को उसने लैंड आउट कर दिया, वैसे भी खाली पड़ी तो उसे लैंड आउट करके 2 लाख रुपए कमा लिए दोनों भाई ने, 1 1 लाख रुपए दे दिए। तो इसे अगर ऐसे लैंड आउट करा, तो इसमें ना तो ए ने कोई बिजनेस करा ना बी ने कोई बिजनेस करा, बिजनेस करने वाला कौन है, आपको साफ चमकता होगा सी, तो वही कह रहा है वहां पे भी, ये सब दोबारा पढ़ेंगे, यही कह रहा है कि अगर मान लो कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड, और वो मान लो उससे कोई ज्वाइंट ओनर है, यहाँ पे ज्वाइंट ओनर कौन थे, ए और बी थे, तो अगर कोई ज्वाइंट ओनर उस लैंड को लेट आउट कर देते हैं और उससे इनकम आ रही है, तो उसे हम नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस की इनकम है, तो क्योंकि अगर वो बिजनेस की इनकम नहीं है तो पार्टनरशिप होने का सवाल ही नहीं आता, वही चीज ये कह रहा है। The receipt of by a person of share of profit of a business or a payment continuing upon a earning of profit or a varying the profit earned by a business does not itself make him a partner with the person carrying on a business in a particular such way। देखो समझो कह रहा है, समझो समझो समझो, इसका एग्जांपल देता हूँ फिर आप समझ में आएगा। मान लो ये है एक बंदा था ए, एक पार्टनर था बी, एक पार्टनर था सी, ठीक। सी गया मर, बाय डिफॉल्ट करो सॉरी, अनफॉर्चुनेटली सी की हो गई डेथ। अब जो सी की डेथ के बाद मिसिस सी थी, उनके पास अब कुछ नहीं रहा था, तो सी जब सी जिंदा था, तभी ने सी ने ए और बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, एक सी ने जब भी ए बी से एक एग्रीमेंट करा था कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, देखो मैंने अपनी सारी जो कमाई थी, जो मेरी सारी जिंदगी भर की कैपिटल कंट्रीब्यूटेड थी, वो मैंने इस बिजनेस में डाल दी। अब अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे बाद जो मिसिस सी होंगी, तुम उनको पर मंथ, चाहे तुमको प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम दोनों मिलके या जो भी उस टाइम के पार्टनर होंगे, पूरी की पूरी फर्म मिलके, कोई और नया पार्टनर भी तुम ऐड करोगे, तुमको हर हर पर एनम 12,000 मिसिस सी को पहुंचाने पड़ेंगे। ऐसा उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था, मैं अपनी सारी कैपिटल डाल रहा हूँ, जब तक मैं हूँ तो जब तक तो हम प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन अगर बाई चांस मैं नहीं रहा, यानी कि मिस्टर सी नहीं रहा, तो मिसेस सी को 12,000 यानी कि 12,000 रुपए पर महीने पर एनम आपको देने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। ये दोनों पार्टनर राज्य हो गए कि ठीक है भाई, हम समझ रहे हैं इसकी मजबूरी है कि अगर मान लो बाई चांस नहीं रहा तो वाइफ के लिए, तो इसने अपना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है ऐसे। तो एक बात बताओ, मिसिस सी को अगर बिजनेस से, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर उससे मिसिस सी को पैसा मिल रहा है, तो क्या हम ये कह दें मिसिस सी भी पार्टनर हो गई? आप बताओ लॉजिकली सोच के, ए और बी, या उस टाइम पे अगर मान लो कोई नया पार्टनर भी आ गया, समझ जैसे सी गए, सी के बाद उन्होंने एक नया पार्टनर ले लिया अपनी फर्म में, जो उसका नाम था के, ए के बी, ए था के था बी था। तो जो इन्होंने मिस्टर मिस्टर सी अपना जब जीवित थे, जब अलाइव थे, उस टाइम पे उन्होंने एग्रीमेंट बना लिया था, जिसके तहत अब हर साल 12,000 रुपए फर्म से जाते हैं मिसिस सी के पास। तो क्या हम ये कहते हैं कि मिसिस सी उस फर्म की पार्टनर हो गई? लॉजिकली सोचो, कहेंगे नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मिसिस सी का कोई एग्रीमेंट नहीं है फर्म के साथ, ना तो मिसिस सी बिजनेस में कुछ काम करती है, ना मिसिस सी ने कोई एग्रीमेंट करा है कि मैं पार्टनर हूँ। मिसिस सी को सिर्फ एक विडो के तौर पे एक बेनिफिट मिल रहा है,
जो कि उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर सी थे, उन्होंने सर्व करा था। इस वजह से मिसेस सी को सिर्फ एक एग्रीमेंट के तौर पे पैसे मिल रहे हैं। एग्रीमेंट के तौर पे पैसे मिल रहे हैं, कतई ये मतलब नहीं हुआ कि मिसेस सी बिजनेस में पार्टिसिपेट करती हैं या उन्होंने बिजनेस में कोई कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लगाई थी मिस्टर सी ने। लोगों की नजर में या कहीं भी सोचो, हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग एलिमेंट है। तो मिस्टर सी एक अलग पर्सन थे, एक अलग पर्सनैलिटी थे, और मिसेस सी अलग पर्सनैलिटी थे। मिसेस सी को ऑल दो मिस्टर सी के एग्रीमेंट की वजह से पैसे मिल रहे हैं, 12,000 रुपए पर एनम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टनर नहीं कहेंगे। तो वही बात ये कह रहा है, दोबारा से इसको पढ़ते हैं। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी बंदे को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है बिजनेस के, या फिर पेमेंट में से करना पड़ रहा है उसको, डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक अ पार्टनर, तो उस बंदे को खुद से पार्टनर नहीं मानेंगे, समझो। क्योंकि इसे बिजनेस में से प्रॉफिट मिल रहा है मिसेस सी को, तो क्या इनको पार्टनर मान लेंगे? लोग कह रहा है इनको पार्टनर नहीं मानेंगे उन पार्टनरों के साथ जो बिजनेस चला रहे हैं। यानी कि इनको ए के वी के साथ मिसेस सी को पार्टनर नहीं मानेंगे, ऑल दो मिसेस सी को हर साल 12,000 रुपए जा रहे हैं। क्योंकि 12,000 रुपए एक एग्रीमेंट वैसे जा रहे हैं, इनमें मिसेस सी पार्टिसिपेट नहीं कर रही उस बिजनेस में, या मिसेस सी ने कोई एग्रीमेंट नहीं करा कि हाँ मैं पार्टनर तुम्हारे साथ बन रहा हूँ। जो एग्रीमेंट था, समझो, जब एग्रीमेंट बना होगा तो उस एग्रीमेंट में 3 पार्टी होंगी, 2 पार्टी ऐसी बनी होंगी, और तीसरी पार्टी में मिस्टर मिस्टर सी ने अपना नाम लिख दिया होगा। बीसीसी का तो नाम ही डीड के अंदर नहीं आया है ना, तो जिसका नाम ही एग्रीमेंट के अंदर नहीं आया वो पार्टनर नहीं बन सकता। और चाहे उसे पेमेंट या रिसीट मिले बिजनेस से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता, ये कह रहे हैं इस केस में। चाहे उसे रिसीप्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले। ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन आप पढ़ लीजिए, देखो, जैसे बाय अ विडो और ए चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी, कि अगर जैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया इसका, कि अगर मान लो कोई पार्टनर मर गया है, तो उसकी चाइल्ड या उसकी जो वाइफ है, विडो है, उन्हें अगर कोई एन्यूटी मिल रही है, पर सालाना कोई फिक्स पेमेंट मिल रहा है, तो उस केस में भी जो विडो है या जो चाइल्ड है उसे पार्टनर नहीं माना जाएगा। और एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज अ रेमुनेशन, अगर किसी सर्वेंट को या किसी एजेंट को हम रेमुनेशन दे रहे हैं पार्टनरशिप के, तो उसे भी हम उसका वो नहीं मानेंगे। मतलब पार्टनरशिप फर्म है, अब इस फर्म में कुछ काम तो होता होगा, इसमें सफाई होती होगी ना, क्लीन तो करना पड़ता होगा इसके ऑफिस को। तो जो क्लीन वाला सर्वेंट है, वो सर्वेंट हर साल 5,000 रुपए लेके जा रहा है, हर हर साल नहीं, बोली ज्यादा ही कोर्स कर दिया, पर मंथ 5,000 लेता है सर्वेंट। जो उस पार्टनरशिप की जो ऑफिस है, एक ऑफिस तो होगी जहाँ से पार्टनरशिप चलती होगी, तो सर्वेंट ले जाता है 5,000 रुपए उसकी साफ सफाई देख रेख का सर्वेंट। तो क्या सर्वेंट को पार्टनर क्या हो गया? नहीं, ये तो एक जॉब, एक नौकरी कर रहा है, कोई उसका पार्टनर थोड़ी ना है, ये तो उस फर्म में नौकरी कर रहा है ना। तो ये समझो, आप उस फर्म का पार्टनर होने के लिए उस फर्म में आप बिजनेस करने जरूरी हो, लेकिन यहाँ पे तो आप जॉब कर रहे हो, और वो भी उस फर्म में नहीं कर, उस फर्म के एज अ पार्टनर तौर पे नहीं कर रहे, उस फर्म से कर रहे हो आप बाहरी तौर पे, आप उस फर्म के लिए आउटसाइडर हो। सिंपल समझो, जो भी बंदा फर्म के लिए आउटसाइडर होगा वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। मिसिस सी फर्म के लिए आउटसाइडर है, क्योंकि मिस्टर सी फर्म के लिए इनसाइडर थे, लेकिन मिसिस सी फर्म के लिए आउटसाइडर है। इसी तरीके जो सर्वेंट है, सर्वेंट भी फर्म के लिए आउटसाइडर है। इसलिए जो ये बंदे हैं, ये बंदे ऑल दो चाहे पार्ट पेमेंट मिल रहा है फर्म से, फिर भी ये फर्म के पार्टनर नहीं कहलाते। बाय ए प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस एज कंसिडर द सेल ऑफ द गुडविल वगैरह सब, ये मान लो कि प्रीवियस ओनर था, मान लो पार्टनरशिप पुरानी थी, उसके बाद इससे पहले एक पार्टनरशिप थी, इससे पहले एक पार्टनरशिप थी, जिसे अब ये ट्रांसफर की, ये नई पार्टनरशिप बनी। उसका जो पार्टनर था उसने एग्रीमेंट करा था कि आप मुझे मेरे गुडविल के तौर पे हर साल ये कहूँ या हर महीने कहूँ, हर महीने आप मुझे 2,000 रुपए दोगे गुडविल के तौर पर। पुरानी जो फर्म थी उसका वो पार्टनर था, लेकिन नई फर्म में उसके कोई पार्टनरशिप के तौर पर भूमिका नहीं है। तो क्योंकि उसकी नई फर्म में पार्टनर के तौर पर भूमिका नहीं है, इसलिए उसे बिजनेस का पार्टनर नहीं माना जाएगा। पार्टनर के तौर पर भूमिका नहीं, मतलब कि नई फर्म में जो डीड बनी थी, नई फर्म की डीड में उसका नाम नहीं था, पुरानी फर्म की डीड में नाम था। तो जब नई फर्म की डीड में ही उसका नाम नहीं है, तो उसको पार्टनर नहीं मानेंगे। सिंपल बात है यार, समझो। जैसे यहाँ 2 पार्टनर है, ऐसे यहाँ अगर तीसरा नाम मिस्टर सी का होता, तो मिस्टर मिसिस सी तो बाहर ही हो गई, क्योंकि उनका नाम डीड में नहीं है। ऐसी जो उसका जो सर्वेंट है, सर्वेंट का नाम भी डीड में नहीं। जिन बंदों का नाम डीड के अंदर नहीं होता वे कभी भी पार्टनर नहीं कहलाते, चाहे आप उन्हें पेमेंट दो या उनसे पेमेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से।